हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही स्वीट कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज बॉय सोलोज यूनिवर्स के बारे में, जिसकी इमोशनल सेंसिटिविटी वन ऑफ अ काइंड है। इसके एक ही एपिसोड में आपको इतनी इमोशनल रेंज मिलेंगी कि वो अकेला एपिसोड आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, थ्रिल करेगा, सरप्राइज करेगा और कभी कभी तो डरा भी देगा। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें 7 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम लगभग 50 से 65 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर और प्रोफैनिटी माइल्ड है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट दैट इज सूटेबल फॉर टीनेजर्स। अडल्ट्स देख सकते हैं बट जो थीम है दैट इज बिट स्ट्रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस सीरीज फॉर चिल्ड्रन। जैसे हमारे बचपन की सुनहरी यादों में कितनी रियलिटी है और कितना उन्हें और प्रेशियस बनाने के लिए हमारे ही मन ने उनमें फिक्शन ऐड कर दिया है, हमें नहीं पता होगा। बिल्कुल वैसे ही ट्रेंट डाल्टन ने अपने ट्रबल्ड चाइल्डहुड के दौरान अपने बड़े भाई के साथ जो कुछ साल बिताए हैं उनकी रियलिटी और फिक्शन का घोल मिलाकर एक नॉवल लिख दी और ये सीरीज उसी नॉवल पर बेस्ड है। अगर आपको स्टैंड बाय मी, गूनी, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे कंटेंट पसंद है देन श्योरली यू विल लव दिस सीरीज। इस सीरीज़ की एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो इसे स्पेशल बनाती है कि पहला एपिसोड जब बच्चे छोटे हैं तब वहाँ पर स्वीटनेस, फन, एडवेंचर की फीलिंग आती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं एपिसोड बाय एपिसोड कहानी में भी इमोशनल मैच्योरिटी आती रहती है। एंडिंग थोड़ी क्योटिक और क्लमजी रह गई है। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस सीरीज़ बॉय सोलोज यूनिवर्स, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो ये सीरीज़ आपको ले जाती है टाइम 1985 प्लेस एलाई बेल्स टफ यट मैजेस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पर इसका बड़ा भाई गस एक एक्सीडेंट के ट्रॉमा के कारण बोलना तो छोड़ चुका है लेकिन इतनी खूबसूरत और रियलिस्टिक पेंटिंग बनाता है, ऐसे लगता है कि जैसे फ्यूचर देख सकता हो। और ये साइन लैंग्वेज में एलाई से बात नहीं करता, हवा में कुछ लिखता है जो लाइट अप हो जाता है और उसे एलाई पढ़ सकता है। ये इन दोनों के बीच में एक मैजिकल कनेक्शन है। इनके फादर एल्कोहलिक थे जिसकी वजह से इन्हें अपने स्टेप फादर के पास रहना पड़ रहा है जो किसी ड्रीम डैड से कम नहीं है। इनकी मदर एडिक्शन से सोब्राइटी की तरफ बढ़ रही हैं। इनके रास्ते में जितनी छोटी मोटी खुशियाँ आ जाती हैं उनके टुकड़ों को समेटकर इन्होंने खुश रहना सीख लिया है। जब इनके स्टेप फादर इन्हें बेटर लाइफ देने के लिए एक ड्रग स्मगलिंग रैकेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर बाद में किडनैप हो जाते हैं, जिसके साथ ही इनकी मदर को 5 इयर्स की सज़ा हो जाती है। तब इनकी ज़िंदगी पूरी उलट पलट हो जाती है। इन्हें फिर से अपने अल्कोहलिक डैड के पास रहने जाना पड़ता है जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं अभी, लेकिन कुछ नॉट्स थी जिन्हें अनटैंगल होना बाकी था, वो होता है। साथ ही इन्होंने पूर्व जन्म में कोई अच्छे काम किए थे कि ज़िंदगी इन्हें दोबारा मौका देती है और इसका ये पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं। यहाँ पर 2 और लोग हैं जो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है स्लिम हैलिडे जो कि एक मर्डर के लिए 25 साल की सज़ा जेल में काटकर बाहर आए हैं और इन्हें टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहते हैं, एक फादर फिगर की तरह हैं। दूसरा है एलेक्स जो कि एलाई का पेन पाल है, जिसके बारे में आप जब सीरीज़ देखेंगे तो ज़्यादा जान पाएंगे। वो कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मुझे सीरीज़ में मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे सीरीज़ का लगा है वो है इसकी इमोशनल सेंसिटिविटी। चाहे 2 भाइयों के बीच का बॉन्ड हो, घस और एलाई के बीच का, या फिर लाइल और फ्रांसिस के बीच का प्यार हो, ऐसा लगता है एक ड्रीम फैमिली आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा शॉर्टकट की वजह से ड्रग रैकेट में फंस जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय भी इन सब के इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत ही प्योर हैं, कुछ भी सुपरफिशियल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उन इमोशंस से कनेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉजिटिव, नॉन जजमेंटल नेचर ऑफ द सीरीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। ऐसा लगता है किसी मैच्योर माइंड से निकलकर सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जिसमें ह्यूमन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स को प्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर कोई भटक कर शॉर्टकट लेकर अमीर होना चाहता है और ड्रग डीलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक शिटी फादर भी होगा एंड इट इज़ मैंडेटरी कि वो अपने घर पर लोगों को मारता पीटता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लाइल नाम का एक स्टेप डैड दिखाया जा रहा है जो कि बहुत लविंग है। ऐसा लगता है अनकंडीशनली वो दूसरे के बच्चों को प्यार करता है। यहाँ पर एक ऐसी मदर दिखाई गई है जो पहले एडिक्ट थी, सोब्राइटी की तरफ बढ़ रही है, रिलैप्स भी होता है उसका बीच में, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत काइंड है, उनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करती है और अच्छे लेसन्स भी बताती है। तीसरी चीज़, जो बच्चे हैं उनका बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड है, लेकिन उनको ये दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि वो चोर उचक्के बन गए हैं। इतनी बुरी कंडीशंस में फंसने के बाद भी वो आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं।
थर्ड पॉजिटिव, बिना बेहतरीन एक्टिंग के किसी भी सीरीज़ की बढ़िया कहानी, बढ़िया से बढ़िया पिरोए हुए इमोशंस हम तक बिल्कुल भी पहुंचने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर इलाई जो हमें बहुत क्यूट लगने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हुआ दिखता है और बाद में जो करियर ऑप्ट करता है उसके लिए बिल्कुल जस्टिफाइड इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर फेलिक्स ने इलाई के कैरेक्टर को बिल्कुल बखूबी निभाया है। दूसरी तरफ वो गस की स्माइल जो हम आसानी से भूलने वाले नहीं हैं और बिल्कुल बिलीव कर देना कि वो फ्यूचर देख सकता है, ये एक्टर का ही कमाल हो सकता है। मेरे लिए यहाँ पर एक्स फैक्टर रहे हैं मेंटलिस्ट के साइमन बेकर, जो एक अल्कोहलिक फादर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसे एक फोबिया भी है, दिन रात किताबें पढ़ता रहता है, अचानक ही बड़े बच्चे उसके पास आकर रहने लगते हैं, कैसे उसकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है और कैसे वो इमोशनली कनेक्ट होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस चीज़ को निभाया है। दूसरा कैरेक्टर फीबी एज फ्रांसिस मुझे बहुत पसंद आया है। एक तो वो बहुत खूबसूरत लगी है, दूसरी जो मदर की आंखों में काइंडनेस होती है वो न जाने कैसे वो यहाँ पर दिखा पा रही हैं, बिल्कुल रियल मदर लग रही हैं। बाकी सारे ही कैरेक्टर्स किसी न किसी तरीके से आपको पसंद ही आएंगे। स्लिम हैलिडे के कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। फोर्थ पॉजिटिव, क्योंकि बात 1985 की चल रही है, 80s के टाइम को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक लगने लगेगा। आप उस टाइम में पहुंच जाएंगे जब आप आसपास की टीवी, स्विच बोर्ड, फोन्स वो सब देखेंगे, आपको वाला टाइम याद आ जाएगा। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इस सीरीज़ में जो एक चीज़ मुझे बहुत अखरी है, इन्होंने विलन उतना पावरफुल नहीं क्रिएट किया। ऐसा लगता है कि कोई लल्लू पंजू सा इंसान है जिसके पास बस एक ही गुंडा है और उसे यूं ही पुलिस पकड़ लेती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जो एंड है मुझे क्योटिक, क्लमजी और उतना मज़ेदार नहीं लगा है। सेकेंड नेगेटिव, इस सीरीज़ का जो पेसिंग है वो आपको मीडियम पेसिंग लगेगा, ना ज़्यादा फास्ट है ना स्लो है। तो अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि थ्रिलिंग एलिमेंट की वजह से ये फास्ट पेस चलेगा तो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी मेरे लिए ये सीरीज़ 8.5 आउट ऑफ 10 रही है। बहुत आसानी से अगर इसकी एंडिंग अच्छी कर दी जाती तो एक मास्टरपीस सीरीज़ बन जाती और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा मज़ा देती, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी चूक गई है। बाकी मैं इसके फ़न एलिमेंट को नकार नहीं रही हूँ, मज़ा आपको पूरा आने वाला है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।